चलो बोलो क्या है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग कैसे होता है। कोई मान लो कि लिक्विड है, ठीक है, और इसको जब हीट करते हैं, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर बनना शुरू होगा। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर बनना शुरू होगा। वेपर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वेपर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे मान लो कि वाटर है, ठीक है, ये क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं, ठीक है, और वाटर को हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कुछ बढ़ेगा, ठीक है। मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर मान लो कि 0.5 एटीएम है, 0.5 एटीएम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो कि 1 एटीएम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटीएम है। तो हीट करते करते एक ऐसा समय आएगा कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा 0.5 एटीएम, 0.6 एटीएम, 0.7 एटीएम, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। और जिस समय वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा, उसी समय लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। समझ में आया बात। यानी वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे, ऐसा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब सॉल्यूट को अगर हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम लोग ऐड करना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा। जैसे अगर प्योर वाटर था, ठीक है, जैसे प्योर वाटर, अगर सिर्फ H2O है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 1 एटीएम है, ठीक है, इसको हीट किया, टेम्परेचर दिए, हीट किए, ठीक है, और हीट करते करते जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसी वाटर में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जैसे सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया, ठीक है, इसको ऐड करना शुरू करेंगे, H2O प्लस NaCl या शुगर, ये ऐड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या कुछ मात्रा में अगर ऐड करेंगे, तो क्या जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आ जाएगा, 1 एटीएम के बराबर, या किसी अलग टेम्परेचर पे होगा, अलग टेम्परेचर पे होगा। तो वो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा ये बताओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। वेपर प्रेशर घटता है, ठीक है। तो घटता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जो ये सॉल्यूशन है वो वेपर प्रेशर क्या 1 एटीएम के बराबर होगा या कम रहेगा, कम रहेगा। गुड, ठीक है। मान लो कि ये 0.9 एटीएम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है 1 एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम के बराबर ही है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइल करता है लिक्विड, ठीक है, वो कब बॉइल करता है, जब वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और ये एज्यूम कर लिए कि 1 एटीएम है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब तक वेपर प्रेशर नहीं आएगा तब तक लिक्विड सॉल्यूशन बॉइल नहीं करेगा। तो 0.9 एटीएम पे सॉल्यूशन बॉइल करेगा, नहीं करेगा। तो 0.1 एटीएम और वेपर प्रेशर इसका चाहिए,
ठीक है, तो 0.1 atm जो वेपर प्रेशर है वहां तक लाने के लिए 100 डिग्री से टेम्परेचर को और क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। मान लो कि हीट किए हम 100.5 डिग्री सेल्सियस, 100 जब 100.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हो गया, 1 atm। तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया 1 atm। ठीक है, 1 atm। तो 1 atm कब पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचा, कितना टेम्परेचर पे पहुंचा, 100.5 डिग्री सेल्सियस से। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा, कितना से बढ़ गया, पॉइंट। तो ये जो 0.5 है बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसी टेम्परेचर को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये समझ में आ गया, समझे कि नहीं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं, डेल्टा टीवी से। तो क्या है, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। जैसे अभी एग्जांपल दिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर आता है। ठीक है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में वाटर में ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट जा रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है। ठीक है, तो अब हमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम एक्स्ट्रा हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से जितना ज्यादा, या दूसरा सॉल्वेंट होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग रहेगा। ठीक है, वाटर के केस में हम ये बता रहे हैं। ठीक है, तो जितना से बढ़ा, जैसे भी एग्जांपल दिए थे क्या, 100 से 100.5 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो जो 0.5 डिग्री सेल्सियस है उसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टीबी, ये क्या हो गया, टी एस, या इसको टीबी से भी डिनोट करते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी। यहाँ टीबी या टी एस को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यानी डेल्टा टीबी, इसको क्या लिखेंगे, टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, इसी को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, अब खाना जब हम लोग पकाते हैं, ठीक है, तो नमक डालते हैं तब ज्यादा खाना जल्दी पकता है, या नमक नहीं डालते हैं तो, क्यों, ड्यू टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कार का जो रेडिएटर है उसमें कूलेंट डाला हुआ होता है, क्या डाला हुआ होता है, क्यों डालते हैं कूलेंट को, इंजन गर्म ना हो जाए, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ज्यादा गर्मी ही रहेगा तो भी वो बॉयल नहीं करेगा और इंजन को डैमेज नहीं करेगा। तो क्या होता है, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, कूलेंट में क्या रहता है, मुख्य रूप से वो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर रहता है, ठीक है, और भी कुछ उसमें सब्सटेंस रहता होगा, केमिकल सब्सटेंस, लेकिन मेन सोर्स उसमें क्या है, वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है।
ऑल्सो फ्रीजिंग पॉइंट को भी घटा देता है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों ज्यादा ठंडा के समय में भी इसको बचाता है, ज्यादा इंजन को ठंडा होने से, और गर्मी के दिन में भी बचाता है बहुत ज्यादा हीटिंग से, ओवर हीटिंग ओवर कूलिंग से बचाता है। इसीलिए कार रेडिएटर में कूलेंट को ऐड किया जाता है। ठीक है। अब समुद्र का पानी और प्योर वाटर, ये दोनों में कौन जल्दी बॉयल होगा? प्योर वाटर जल्दी बॉयल होगा, क्योंकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट ऐड हुआ रहता है, और सॉल्ट क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। इसलिए सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। इसी को हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ भी आता है, जब आएगा एक्सप्लेन करने के लिए तो तुम ग्राफ से भी इसको एक्सप्लेन करो, ग्राफ भी इसमें नोट कर लो। ग्राफ किस तरह से होता है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा होता है, कर्व जैसा ग्राफ होता है, बताए थे पिछला क्लास में। तो दो ग्राफ होता है, एक किसके लिए होता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, और दूसरा होगा किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो ये मान लो कि ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का ऊपर क्यों लिए और सॉल्यूशन का नीचे क्यों लिए, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, इसलिए नीचे वाला जो कर्व होगा वो किसके लिए हो जाएगा, सॉल्यूशन के लिए। ऊपर वाला किसके लिए हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है। बॉइलिंग कब होता है, मिनिमम बॉइलिंग बताए थे। बॉइलिंग कब होगा, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं 1 atm, यहाँ पर ये हो गया 1 atm, ये कितना है 1 atm। ठीक है। तो ये जो हो गया, ये जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, ये वाला एक्सिस क्या है, टेम्परेचर का, इधर क्या हो गया, वेपर प्रेशर। ठीक है। इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 1 atm के बराबर हो गया, इसलिए ये जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको टी नॉट बी से डिनोट करेंगे, ये क्या कहलाएगा, टी नॉट बी। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्योंकि घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने में अब ज्यादा इसको हीट करना पड़ेगा, और किस टेम्परेचर पे हीट करेगा, यहाँ पर, और इसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहां से यहां तक। और ये टेम्परेचर क्या कहलाया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना से बढ़ गया, इतना से, और जितना से बढ़ता है उसी को क्या कहा जाता है, एलिवेशन ऑफ। तो दोनों के बीच जो गैप है इसी को क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी। इसी को क्या कहा जाएगा, डेल्टा टीबी कहा जाएगा। समझ गए।
चलो अब इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास का कैलकुलेशन क्या बताए थे, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, मोलर मास डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग मोलर मास डिटरमाइन करेंगे, किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा वो किसी ना किसी कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करेगा, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ हम लोग लेते हैं मोलालिटी। क्या लेते हैं, मोलालिटी। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, फिर यही आ गया, अपने से एआई में कैसे पहुंच जाता है। वी नो दैट, वी नो दैट डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलालिटी के, स्मॉल एम के। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहा जाता है केबी। क्या कहते हैं, तो केबी इंटू क्या हो गया, एम, केबी इंटू एम। केबी को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। एम यहाँ मोलालिटी है और डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां तुमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो मोलालिटी को मोल में के टर्म में, मोलर मास के टर्म में इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मोलालिटी क्या जानते हैं, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एनबी ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WA ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ग्राम में। ठीक है, जनरली ग्राम में ही रहता है। तो जब ये ग्राम में रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी। अब मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी क्या हो गया, केबी इंटू एनबी की जगह पर हो जाएगा WB डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ये ग्राम में है, अंडरस्टूड है, इंटू 1000। हमको क्या निकालना है, बस इतना ही करना, ये फॉर्मूला लिखना है और इसी को आगे बढ़ा देना है, हो गया काम। ठीक है, MB को उधर ले आएंगे, MB बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी को इधर ले आएंगे, ये हो गया KB इंटू WB डिवाइडेड बाई WA इंटू डेल्टा टीबी इंटू 1000।
ठीक है, यही हो गया। ठीक है, जहां पे क्या है सारा टर्म को लिख देना है तुमको। जहां पे एमबी क्या है, एमबी को क्या कहेंगे, मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या हो गया, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, डब्ल्यू ए क्या हो गया, डब्ल्यू के क्या कहेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और केबी को क्या कहते हैं, केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कहा जाता है इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ये हमेशा बदल जाएगा या सेम रहता है, ये गिवन सॉल्वेंट के लिए गिवन टेम्परेचर पे सेम रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉर ए गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे वाटर अगर सॉल्वेंट है, वाटर के लिए केवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रहेगा, चाहे सॉल्यूट उसमें कुछ भी हो, NaCl हो, शुगर हो, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, केवी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ केवी, यूनिट ऑफ केवी बोलो क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम है, तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। अब देखो डेल्टा टीबी का जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि 273 से हम लोग क्या करते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों को कन्वर्ट करने के लिए, तो डिफरेंस जब होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू होगा डेल्टा टीबी का और केल्विन में जो वैल्यू होगा वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो केल्विन या डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो बाय मोलालिटी यानी पर एम, यानी केल्विन पर मोलल, केल्विन पर एम। और एम क्या होता है, एम क्या होता है, मोल पर केजी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल लिख सकते हैं, या केल्विन पर एम लिख सकते हैं, केल्विन पर एम, ये हो जाएगा यूनिट। ठीक है।